नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। क्या हाल चाल है भाई? सहन दास, निकिता, मनदीप, छेत्री, सचिन, आयुषी, सागर, जेम्स बॉन्ड, आदित्य, दीपक चौधरी, सुमन, अभिषेक, अक्षत, तेजस, शुभ्रो, रानी शर्मा, याशिका, आयुष, रुचिका, आकाशदीप, अंजलि, ऋत्विज, दर्शन, विवेक, आश्री, गायत्री, प्रीति, मृत्युंजय, रजनी, वैष्णवी राय, तनिष्क पांडे, अक्षत, दिव्यांश, स्टीव, रॉजर, खुशी। फाइनली सभी लोग आ चुके हैं, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। साउंड क्वालिटी सही कर लीजिए भाई, साउंड क्वालिटी देख लो, कहीं ऐसा ना हो साउंड क्वालिटी ठीक करते करते आवाज ही गायब हो जाए सडनली, अचानक से। और कैसे हैं आप लोग से अचानक से हो जाए, और कैसे हैं आप लोग? सही है। चलो, सामने वाला आदमी बोल रहा है सर क्या कर रहे हो अभी? चलो, ग्रेट, चले, ऑल गुड, बहुत बढ़िया। तो फाइनली आज का क्वेश्चन, सॉरी आज का क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन लेते लेते क्वेश्चन की आदत पड़ गई है। इतनी क्लास ली है ना आज मैंने, इतनी क्लास ली है आज मैंने, जब से ऑफिस में एंटर हुआ हूं तब से लेकर अब तक सिर्फ शायद आधा घंटा हुआ होगा कुल मिलाकर, जब मैं चेयर पे बैठा हूं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक क्लास, और हर जगह क्वेश्चन पे क्वेश्चन। चलो, तो फाइनली आज का टॉपिक इंटीरियर ऑफ अर्थ, जहां पे हम लोग वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। बहुत जल्दी देखेंगे, बहुत छोटा सा क्रिस्प टॉपिक है, बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो हम लोग सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स के बारे में कल ऑलरेडी देख चुके हैं। आज की क्लास अर्थ के स्ट्रक्चर को लेकर या उसके इनर स्ट्रक्चर को लेकर होगी, और हमारे वॉल्केनो एंड अर्थ के बारे में होगी, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक एक दूसरे से काफी हद तक कोरिलेटेड है, तो दोनों को एक साथ ही हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। क्लियर है? अच्छा ठीक है, देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन गलत है, देख लेंगे। अब देखो, कुछ लोग कह रहे हैं डीपीपी इजी है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत है, कुछ लोग कुछ, कोई बात नहीं, जो भी है परेशान होने की जरूरत नहीं है। रुचिका, हाँ 4 महीने बेटा सफिशिएंट होते हैं। एफकेट की तैयारी के लिए आप 4 महीने में आराम से कर सकती हो, पर हर सब्जेक्ट को आपको खुद से भी टाइम देना पड़ेगा। इट मीन्स कि क्लास में तो आपने पढ़ लिया, क्लास में पढ़ने के अलावा खुद से भी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ज्यादातर लोग मात खाते हैं मैथ में, रीजनिंग में, कि जब उनकी प्रैक्टिस नहीं होती तो क्वेश्चन छूट जाते हैं। ज्यादातर लोग मात खाते हैं कब? जब जीके में ये बोलते हैं अरे यार जीके तो हो ही जाएगा, बिना प्रैक्टिस के चले जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग मात खाते हैं इंग्लिश में, जब उनको लगता है इंग्लिश तो हमको आती ही है। ठीक है, तो प्लीज रिवीजन बहुत जरूरी है। एंड रही बात बेटा अक्षत, सॉरी फॉर दिस, देखो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, हर किसी की अपनी अपनी इच्छाएं होती है। तुम्हारी भी इच्छा है कि थोड़ा और डिटेल में और थोड़ा डीप जानने को मिले, पर इतना डीप एफकेट के एग्जाम में नहीं आएगा। अगर तुम प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस उठाकर देखोगे तो तुमको खुद ये चीज रियलाइज हो जाएगी कि इतना डीप नहीं आएगा जितना डीप तुम जानना चाह रहे हो। टाइड का मतलब होता है ज्वार भाटा बेटा, टाइड मतलब ज्वार भाटा, पानी का ऊपर उठना नीचे होना। अभी हम लोग पढ़ेंगे, चिंता मत करो, आगे एक जगह आता है टॉपिक को,
तब उसको मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। डीपीपी के अलावा देखो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप वो ले सकते हो। इवन ये जो आपका डिफेंस वाला है, इसकी एक बुक आती है पीवाईक्यू की, आप वो ले लो, उसमें सारे पीवाईक्यू दे रखे हैं। अराउंड 2011 से लेकर 2024-25 तक के पीवाईक्यू उसमें डाल रखे हैं, आप वो कर सकते हो। 2024 तक के पीवाईक्यू हैं उसमें, आप वो ले सकते हो। डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर है, जो कि आपको क्लास के बाद मिलता है जब आप क्वेश्चंस लगाते हो। ठीक है, चलो अब फाइनली ध्यान दो। यहां पर हम लोग अर्थ को 4 डोमेन्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला लिथोस्फीयर, मतलब हमारा लैंड रीजन। एटमॉस्फेयर, जो कि हमारा एटमॉस्फेयर जहां पे हमारी हवाएं हैं, अर्थ के चारों तरफ जो भी गैसेस फैली हुई हैं उनके बारे में। हाइड्रोस्फीयर, जहां पे हमारा ओशियन रीजन है और बाकी का पार्ट आता है। एंड फिर इन सबको मिलाकर बनता है बायोस्फीयर। क्या बनता है? बायोस्फीयर। क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है। ठीक है, इट मींस समुद्र के अंदर का जो भी पार्ट है वो सबका सब क्या है? हाइड्रोस्फीयर है। क्या है? हाइड्रोस्फीयर है। ठीक है, जमीन पर जो भी चीजें हैं, जमीन पर जो भी चीजें हैं, चाहे वो पेड़ हों, चाहे वो जानवर हों, ठीक है, चाहे वो जानवर हों, ये सभी के सभी क्या लिथोस्फीयर पर है। जमीन के अंदर बने हुए जो भी फॉसिल्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब क्या है? लिथोस्फीयर हैं। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एयर में जो भी चीजें हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वो सबका सब क्या है? आपका एटमॉस्फेयर है। एंड जब इन तीनों चीजों को आपस में मिला देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, वो भी मिल जाएंगे, वो क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने वैसे यूट्यूब पर डाल रखे हैं आर्यन। एंड 2025 वाला तो अभी जस्ट हुआ है ना एक, तो अभी इतनी जल्दी थोड़ी छप जाएंगे, पर वो ऑलरेडी हम लोगों ने यूट्यूब पे करवा रखे हैं। पीडीएफ भी हम लोग शेयर कर देते हैं, तो उसके लिए परेशान मत हो भाई। 2025 में अभी केवल एक ही हुआ है, दूसरा भी होगा। इनर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं अर्थ के। देखो, अर्थ की क्रस्ट और अर्थ की इंटीरियर। सबसे पहले समझते हैं इंटीरियर। इंटीरियर मतलब कि होल अर्थ, कंप्लीट अर्थ के बारे में बात करेगा। और जब हम लोग यहाँ पे क्रस्ट की बात करते हैं तो क्रस्ट का मतलब क्या है? अर्थ की जो अपर लेयर है, मतलब इन केस अर्थ को हम लोगों ने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया है, इस तरह से काट दिया है। तो काटने के बाद हमारे पास क्या बची है? अपर लेयर बची है। क्या बची? अपर लेयर। तो ये जो अपर लेयर है ना अर्थ की, इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। तो कंप्लीट इंटायर अर्थ को लेकर बात करेगा तो आयरन 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, निकेल 2%, ठीक है, सल्फर 2%, कैल्शियम 1%, एल्युमिनियम 1% एंड अदर्स 1%। आपको जो याद रखना है वो सिर्फ केवल और केवल ये याद रखना है, दैट्स इट। फिर अगर हम लोग यहाँ पे क्रस्ट को लेकर बात करते हैं तो ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 28%, एल्युमिनियम 8%, आयरन 5% एंड मैग्नीशियम 4%। ठीक है, अगर यहाँ पे बात की जाएगी तो आपको इनको याद रखना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा देखोगे तो कैल्शियम 2%, पोटेशियम 2%, सोडियम 2% एंड अदर्स 2%। देखो, ज़्यादातर आपसे जो पूछेगा वो क्रस्ट को लेकर पूछेगा, क्योंकि जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं दे ऑल आर ऑन अ अर्थ क्रस्ट। जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं वो सब कहाँ पे हो रही है? अर्थ की क्रस्ट पे हो रही है। कहाँ पे हो रही है? अर्थ की क्रस्ट पे हो रही है। क्लियर है? अरे भाई सब कुछ पढ़ेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? सब कुछ पढ़ेंगे, चिंता मत करो। हर एक चीज पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं पढ़ेंगे, हम हर एक चीज पढ़ेंगे। क्लियर है? क्लियर, सब कुछ पढ़ेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, चलो। तो ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 28%, एल्युमिनियम 8%, आयरन 5%, मैग्नीशियम 4%। मेनली जो याद रखने वो ये है, और यहां पर भी जो याद रखने वो आपको ये याद रखने हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है यहाँ पे? सिलिका वाला पॉइंट है। कौन सा? सिलिका वाला पॉइंट है। क्यों? सिलिका एक ऐसा पॉइंट है जिससे आयरन भी बनाते हैं हम लोग और सेमीकंडक्टर्स भी बनाते हैं, ये सारी चीजें बनाते हैं। तो सिलिका अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो कई बार आपसे पूछ सकता है क्लियर सिलिका के बारे में। अर्थ के इनर स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ के इनर स्ट्रक्चर में 3 पार्ट बनाए गए हैं। क्या किए गए? 3 डिवीजन किए गए हैं। ये 3 डिवीजन कौन कौन से हैं? ये 3 डिवीजन कौन कौन से भाई?
तो ये हमारी अर्थ है। अर्थ को हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड किया। सबसे पहले क्या बनाई, हम निकाली हम लोगों ने क्रस्ट बाहर करी, क्या करी, क्रस्ट को बाहर किया। क्रस्ट के बाद क्या आया है, मेंटल आया। मेंटल के बाद कौन सा आया पार्ट है, कोर आया है। तो सबसे पहला हो गया क्या, क्रस्ट, उसके बाद होता है कौन सा, मेंटल, एंड उसके बाद आता है हमारा कौन सा, कोर। कौन सा आता है, कोर। तो ये तीन क्या है, अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि क्या किए गए हैं, यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं, ताकि हम लोग अर्थ को क्या कर सके, अच्छे से समझ सकें। अब ये समझने के लिए हम लोगों ने अर्थ के ये सारे डिवीजन किया कैसे, ये किया हम लोगों ने एक वेव्स के थ्रू। किसके थ्रू, वेव के थ्रू। तो जो भी वेव्स ट्रेवल करती हैं उन वेव्स से हमको पता चला कि अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर कैसा कैसी कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बॉटल है, ये बॉटल में क्या है, अंदर पानी भरा हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर इस तरीके से हिट करूंगा तो इसमें जो वेव्स का मूवमेंट होगी वो अलग होगी, इसमें जो वेव्स की मूवमेंट है वो अलग है। पर सेम ये सॉलिड पीस मेरे पास है, अगर मैं इस पर हिट करूंगा तो इसमें भी वेव्स की मूवमेंट होगी, पर वो कैसी होगी, अलग होगी। तो ठीक बिल्कुल वैसे ही अर्थ के जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं इनमें क्या हो रहा है, वेव्स की मूवमेंट अलग अलग हो रही है। अब मेन क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कौन सी वेव्स चल रही हैं। यहाँ पर जो वेव्स चल रही हैं उनको हम लोग कहते हैं सिस्मिक वेव्स। कौन सी वेव्स कहते हैं बेटा, सिस्मिक वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्मिक वेव्स कहते हैं। तो यहां पे आपका डिवीजन है कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। क्लियर, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। बात समझ में आई, यहां पर बहुत सीधा सिंपल सा हिसाब है। ऊपर की लेयर कौन सी होगी आपकी, क्रस्ट की हो गई। उसके बाद यहां पर एक लेयर बनी, वो कौन सी बनी आपकी, मेंटल की बनी। एंड फाइनली इसके नीचे की जो लेयर बनी वो कौन सी बनी आपकी, कोर की बनी। किसकी बनी, कोर की बनी। जो सबसे नीचे अंदर जो कोर का हिस्सा है वो कैसा है, सॉलिड है। उसके बाहर का हिस्सा कैसा है, लिक्विड फॉर्मेट में। किस में है, लिक्विड फॉर्मेट में। सेम अगर हम लोग यहाँ पर मेंटल को भी बात करेंगे तो मेंटल का नीचे वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, सॉलिड है। कैसा है, सॉलिड है। जबकि अपर पार्ट कैसा है, लिक्विड फॉर्मेट में थोड़ा सा मिलता है। बट ये उतना सॉलिड लिक्विड नहीं है जितना यहाँ पर है। यहाँ पर जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा कैसी है, अलग है। अब देखो, इसको समझने के लिए अगर इसको यहाँ पे समझाऊं या नहीं, मैं अपने से बनाकर बताता हूँ ताकि तुम लोग ज्यादा अच्छे से समझ सको। देखो, मान लो ये हमारी क्रस्ट की जमीन है, ये ऐसे ऐसे जा रही है, कहीं पर ऊपर है कहीं पर नीचे, ऐसी होती है ना अर्थ। अब जिस जगह ये डिस्टेंस ज्यादा है, जिस जगह पर ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये जगह कौन सी होगी, जिस जगह पर यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है ये जगह कौन सी होगी, ये जगह कौन सी है, कोई माउंटेन होगा। ये जगह कौन सी होगी, कोई प्लेटू होगा। क्या होगा, प्लेटू होगा। और जहां पर ये डिस्टेंस कम है, जहां पर ये डिस्टेंस कम है इस जगह पर क्या होगा, कोई ना कोई ओशियन होगा, कोई बहुत बड़ी वाटर बॉडी होगी। यहां पर क्या होगा, ओशियन होगा या सी होगा, है ना, ओशियन या सी होगा। तो ये जो पार्ट है ये किसका है, हमारा क्रस्ट का पार्ट है। इसकी जो एवरेज मोटाई है वो कितनी है, 35 किलोमीटर तक है। कितनी है, 35 किलोमीटर, ये एक एवरेज है। वैसे अगर देखा जाएगा तो मैक्सिमम ये कितनी जा सकती है माउंटेन्स में, 70 to 100 किलोमीटर तक जा सकती है। ठीक है, 70 to 100 किलोमीटर तक जाती है प्लेटू एंड माउंटेन्स में। ओशंस में बात करेंगे तो ये 5 किलोमीटर से लेकर 5 to 8 किलोमीटर्स, या कुछ जगह पर 10 किलोमीटर्स भी लिखा होता है, तो 5 to 10 किलोमीटर्स तक, 8 किलोमीटर्स तक जाएगी। क्लियर, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चल गई आपको। एक क्या पता चला,
आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चली। क्या पता चली? बेसिक अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है? क्लियर। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एक आता है, एक और पार्ट आता है। ये कौन सा पार्ट आता है? हाँ भाई, ये वाला कौन सा पार्ट है? अब ये जो रेड लाइन है और ये पिंक लाइन है, इसके बीच में एक पार्ट है, इसको हम लोग स्पेशली देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। क्यों समझ रहे हैं इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये जो पार्ट है पूरा का पूरा कैसा है? मेल्टेड फॉर्म से बना है। किससे बना है? मेल्टेड फॉर्म ऑफ रॉक से बना है। और इसको हम लोग कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। क्या कहते हैं बेटा? एस्थेनोस्फीयर। क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फीयर। किससे बना है? मेल्टेड फॉर्म ऑफ रॉक से। किससे बना है? मेल्टेड फॉर्म ऑफ रॉक से बना है। किससे बना है? मेल्टेड फॉर्म ऑफ रॉक से बना है। क्लियर बेटा? ये इसकी एक एवरेज है, ये इसका एवरेज है कि इसकी एवरेज डेप्थ इतनी, इसकी एवरेज गहराई क्या है। प्लेटूज क्या होते हैं? अरे बेटा अभी फिलहाल तुम पहले इसको लिखो, फिर तुम प्लेटू माउंटेन तब समझना। ठीक है? माउंटेन का स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा और प्लेटू का स्ट्रक्चर हमेशा टेबल टॉप कंडीशन होती है। प्लेटू मतलब जमीन से उठे हुए क्षेत्र के भूमि होती है। ठीक है? क्लियर? अब ये जो एस्ट्रोस्फीयर है, ठीक है, ये क्या है? मेल्टेड फॉर्म ऑफ रॉक से बना है। किससे बना है? मेल्टेड फॉर्म ऑफ रॉक से बना है। इसका मतलब यहां पर क्या है? रॉक्स एकदम मेल्टेड फॉर्म में पिघली हुई है। और ये क्या करता है? सप्लाई करता है। क्या करता है? सप्लाई करता है। क्या करता है? सप्लाई, मैग्मा सप्लाई करता है। सप्लाई द मैग्मा टू मैग्मा चैम्बर। सप्लाई द मैग्मा टू द मैग्मा चैम्बर। क्या करता है? सप्लाई करने का काम करता है। क्या करता है? सप्लाई करने का। अब इसकी डेप्थ कितनी होगी? इसकी डेप्थ होगी अराउंड 100 से लेकर 400 किलोमीटर तक। कितना? 400 किलोमीटर तक ये क्या होता है? गहरा होता है। अब यहां पे आता है एक नया रीजन, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? मेंटल। अब मेंटल डिवाइड है दो पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड है? दो पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है? दो पार्ट में डिवाइड है। अभी जो मेंटल दो पार्ट में डिवाइड है, तो पहला कौन सा है? अपर मेंटल। और दूसरा कौन सा है? लोअर मेंटल। कौन सा? अपर मेंटल और लोअर मेंटल। कौन सा? अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल कहां तक है? 900 किलोमीटर तक। और लोअर मेंटल कहां तक है? 2900 किलोमीटर तक। 2900 किलोमीटर तक। क्या है? इसकी डेप्थ है, इसकी गहराई है। क्लियर है? तो अब यहां पर ध्यान रखना, जब भी एस्ट्रोनोस्फीयर के बारे में बात होगी, तो जब भी एस्ट्रोनोस्फीयर के बारे में बात होगी, आप ध्यान रखना क्या कहेंगे? इट्स अ पार्ट ऑफ मेंटल। इट्स अ पार्ट ऑफ मेंटल। ये किसका हिस्सा है? मेंटल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये? मेंटल का हिस्सा है। बात समझ में आई यहां पे? ठीक है? अब मैग्मा क्या होता है बेटा? मैग्मा मेल्टेड रॉक्स होती हैं। ये जो मैग्मा निकल के बाहर आता है ज्वालामुखी में, ठीक है, वो यही मैग्मा है, कुछ और नहीं है। वही मैग्मा है जो ज्वालामुखी में निकल के बाहर आ रहा है। समझे? एंड फिर आता है एक नया पार्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। तो जब कोर वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे, तो एक कौन सा है? अपर कोर। और एक कौन सा है? लोअर कोर। अपर कोर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो अपर कोर कैसा पार्ट है? कैसा रीजन है अपर कोर? अपर कोर वो वाला पार्ट है जो कि आपका लिक्विड फॉर्मेट में, और लोअर कोर वो वाला पार्ट है जो आपका सॉलिड फॉर्मेट में। अगर देखा जाए तो इसकी डेप्थ कितनी है? 5150 किलोमीटर तक। और यहां पर जो लास्ट पॉइंट आता है, ये कितना बनता है? 6378 किलोमीटर।
कितना 6378 किलोमीटर्स। क्लियर। और जो भी चीज नापी जा रही है हमेशा ऊपर से नीचे नापी जाएगी, पूरा यहां से यहां नापा जाएगा। ऐसे ऐसा थोड़ी है कि लोकेश सर की हाइट यहां से यहां तक है, नहीं, या फिर यहां से यहां तक है, नहीं, पूरा देखा जाएगा ना, पैर से लेकर सर तक। तो बिल्कुल वैसे ही यहां पर पूरा देखा जाएगा ऊपर से नीचे तक। समझ में आई बात? हाँ या ना? क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट? सिंपल सीधी सी बात है, ज्यादा कुछ इसमें अभी है नहीं, बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जिनको सीधे सीधे याद करना है, सीधे सीधे याद करना है। अभी जो मैंने बताया वो केवल आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है, केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अगर ये चीज आपने अपने माइंड में बैठा ली, अगर ये चीज आपने अपने दिलो दिमाग में बैठा ली, तो आपको चीजें आसान लगेंगी। अब जब भी हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, जब भी हम लोग यहां से यहां की तरफ जाएंगे, जब भी सेंटर पॉइंट की तरफ जाएंगे, तो सेंटर पॉइंट में क्या होगी? डेंसिटी हाई होगी, जबकि यहां पर डेंसिटी कैसी होगी? लो होगी। ऊपर की तरफ डेंसिटी कैसी होगी? लो होगी। नीचे की तरफ डेंसिटी कैसी होगी? हाई होगी। मेरी बॉडी ऊपर कौन सी लेयर है? स्किन। स्किन को हटा दोगे तो अंदर क्या दिखेगी आपको? मसल्स दिखेंगी। मसल्स को हटाओगे तो अंदर क्या मिलेंगी आपको? हड्डियां मिलेंगी। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसी अर्थ है। अर्थ की अपर लेयर क्या है? अर्थ की स्किन क्या है? क्रस्ट। अर्थ की मसल्स क्या है? मेंटल। और अर्थ की हड्डियां, बोन्स क्या है? कोर। तो तीन क्या है? अलग अलग लेयर्स हैं। और हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसमें है? हड्डियों में। वैसे ही अर्थ में भी सबसे ज्यादा डेंसिटी किसमें है? कोर में है। किसमें? कोर में। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रस्ट के बारे में। देखो वही सारी बातें आ रही हैं बेसिक बेसिक से घूम फिर कर। इसकी थिकनेस, इसकी लेयर को लेकर बात करेंगे तो 30 से लेकर 50 एक एवरेज इन्होंने माना। ठीक है। अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब जहां पर आपके माउंटेन्स हैं, जहां पर आपके माउंटेन्स हैं, उनका एक एवरेज क्या माना? 50 से 70। पर हाईएस्ट थिकनेस कितनी मानी जाएगी? 70 से 100। कितनी? 70 से 100 किलोमीटर तक। क्यों? क्योंकि हिमालय जहां पर होगा वहां पर तो हाइट बढ़ रही है अभी भी। क्या हो रही है? हिमालय में हाइट अभी भी बढ़ रही है। सेम बिल्कुल वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? ओशन वाले रीजन के बारे में। तो ओशन रीजन में क्या देखिए? 5 से लेकर 30। 5 से लेकर 30 मतलब कि 5 मिनिमम है और 30 हाईएस्ट है। 30 क्या है? हाईएस्ट है। जो हमारी क्रस्ट है वो 0.5 से लेकर केवल 1% है अर्थ का। पूरे अर्थ के वॉल्यूम का कितना है? कि 0.5 से लेकर 1% तक है। 0.5 से लेकर 1% तक है। क्लियर है? अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं सेडिमेंट्री मटेरियल्स को लेकर, तो यहाँ पे कौन सी चीजें मिलती हैं? यहाँ पे हमको मिलते हैं ग्रेनाइट रॉक्स। आप लोग जब घर बनवाते हो तो उसमें क्या लगवाते हो? ग्रेनाइट का पत्थर लगवाते हो, रसोई में और जगहों पर। क्यों? क्योंकि इजीली अवेलेबल है। क्या है? इजीली मिल जाता है, इसीलिए हम लोग इसको लगवाते हैं, है ना, इसीलिए लगवाते हैं। यहाँ पर जो रॉक्स होती हैं वो ज्यादातर कैसी हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स है। मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी होती है? जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो सबसे पहले जो रॉक्स आती है वो होती है इग्निशियस। जब वो नीचे दब जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, तो वो क्या बन जाती हैं? मेटामॉर्फिक बन जाती हैं। इसीलिए जो रॉक्स है उनको क्या कहते हैं हम लोग? बेसाल्टिक या अल्ट्रा बेसिक रॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसाल्टिक या अल्ट्रा बेसिक रॉक्स कहते हैं, बहुत सीधी सिंपल भाषा में। और आगे बात करें तो इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? भाई देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर्मेशन के लिए कुछ ना कुछ एलिमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहला जो एलिमेंट लगता है वो क्या है? वो क्या है? सिलिका और एल्युमिनियम, सियाल जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल। और जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी, क्या मिलेगा? सिलिका और मैग्नीशियम। इट मीन्स जब आप मेंटल में जाओगे तो मेंटल में आपको क्या मिलेगा? सिलिका और मैग्नीशियम मिलेगा। क्या मिलेगा? सिलिका और मैग्नीशियम मिलेगा। अब डेंसिटी मैंने आपको बताई थी, क्रस्ट में डेंसिटी कम होगी, तो क्रस्ट की डेंसिटी कितनी है? 2.8 से लेकर 3.0 तक है। कितनी है? 2.8 से लेकर 3. अच्छा ये 2.8 से लेकर 3.0 तक जो डेंसिटी है वो क्या है? पर ग्राम है, ध्यान रखना। क्या है? पर ग्राम, सेंटीमीटर क्यूब।
क्या है बेटा, पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है, पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। फिर बात करते हैं मोहरविक डिसकंटिन्यूटी। अगर मोहरविक डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे तो बेटा यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, ये क्रस्ट और मेंटल को क्या करती है, सेपरेट करने का काम करती है। खैर अभी डिसकंटिन्यूटी हम लोग आगे भी देखेंगे क्या होती है डिसकंटिन्यूटी, पर पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जान लेते हैं। फिर आता है हमारा एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेम वो चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भी लेयर है, नीचे की लेयर है। अब देखो इसको मैं समझाता हूँ बहुत बेसिक पार्ट से। आप लोगों ने वॉल्केनो समझा होगा, वॉल्केनो देखा होगा आप लोगों ने, है ना। तो ये हमारी है क्रस्ट, या फिर हमारी सरफेस बोल दो आप, क्या बोल दो, सरफेस बोलो। एंड सरफेस के ऊपर ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको समझो आप, इसको समझो कि ये वाला जो हिस्सा ये है मैग्मा चैम्बर। क्या है बेटा, मैग्मा चैम्बर है। और इस मैग्मा चैम्बर के नीचे का जो पार्ट है, इस मैग्मा चैम्बर के नीचे का जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। क्या कहते हैं बेटा, एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। अब ये एस्थेनोस्फीयर में क्या होता है, मेल्टेड रॉक्स होती हैं। जब यहां पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पड़ेगा, क्या पड़ेगा बेटा, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पड़ेगा। क्या पड़ेगा, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पड़ेगा। और जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर लगेगा, तो इस हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, मैग्मा ऊपर उठेगा। ऊपर उठेगा तो मैग्मा चैम्बर में आएगा। जब मैग्मा चैम्बर में भी बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लगेगा, तो क्या होगा, ये निकल के सरफेस पे आ जाएगा। और जब सरफेस पे आ जाएगा तो क्या बना देगा ये, अगर सरफेस पे आ जाएगा तो क्या बनाएगा ये, वोल्केनो बनाएगा। क्या बनाएगा, वोल्केनो बनाएगा। क्लियर है, क्लियर है। सचिन धाकड़, बेटा वो एवरेज है 5.514, वो एवरेज है एक, ठीक है। क्या बनाएगा, मैग्मा चैम्बर। तो आपको ये तो समझ में आ गई बात, हाँ या ना, हाँ या ना। तो एस्थेनोस्फीयर समझ में आया, इसका काम क्या है, सोर्स ऑफ मैग्मा है, वोल्केनिक इरप्शन में हेल्प करता है। क्लियर है यहां तक बात, हाँ या ना, क्लियर है। कितने लोगों को आवाज की दिक्कत आ रही है यार, आज ऐसा कैसे हो रहा है कि आवाज की दिक्कत, बार बार आवाज के लिए कमेंट कर रहे हो तुम लोग, किस किस को आवाज की दिक्कत आ रही है। हाँ भाई, कितने लोगों को आवाज की दिक्कत आ रही है। यार मुझे लग रहा है मैं क्लास में आवाज ही सही करवाता रहूंगा, कट रही है बीच बीच में। अरे जिसको नहीं आ रही पहले वो बताओ। भाई अब जिसको प्रॉब्लम आ रही है ना, देख लो कमेंट सब बच्चों के आ रहे हैं, सही आ रही है आवाज। अब जिसको आवाज आ रही है ना, अपना माइक सही करो, सॉरी माइक बोल रहा हूं, स्पीकर सही करो अपना। भाई थोड़ी सी इंक्रीज कर दो यार, थोड़ी सी कर दो। चलो अब सही है, हमने थोड़ी सी माइक से बढ़ा सकते थे, वो बढ़ा दिया आवाज। अब ज्यादा बढ़ाएंगे ना तो तुम्हारे कान फट जाएंगे भाई। तो यहां तक बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये तो बता ही दिया, एस्थेनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ मेंटल, इट्स अ पार्ट ऑफ मेंटल। किसका पार्ट है, मेंटल का पार्ट है। तो नो डाउट आप मेंटल के बारे में जानते हैं, ठीक है। क्रस्ट के नीचे का जो भी पार्ट होगा उसको हम लोग मेंटल बोलेंगे। मॉर्विक डिस्कंटिन्यूटी के नीचे, किसके नीचे, मॉर्विक डिस्कंटिन्यूटी के नीचे।
और कितना नीचे तक, 2900 किलोमीटर तक। कहां तक? 2900 किलोमीटर तक। क्या कहेंगे हम लोग इसको? मेंटल कहेंगे। क्या कहेंगे? मेंटल कहेंगे। सॉरी, क्लियर है? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी की अगर बात करें तो 3.3 से लेकर 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। जहां पर भी ये लिखा मिल जाए ना, समझ लेना क्या लिखा है, पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? ध्यान रखना, यहां तक बात समझ में आ गई। तो एस्ट्रोनोस्फेयर और इसके बाद की जो कंडीशन है वो कैसी है? सॉलिड स्टेट है। मतलब एस्ट्रोनोस्फेयर के नीचे का जो पार्ट है वो कैसा है? थोड़ा सॉलिड है। कैसा है? सॉलिड कंडीशन में। अब ये अर्थ का कितना परसेंटेज ऑफ एरिया कवर करता है और कितना वॉल्यूम कवर करता है? तो 68% का अर्थ का क्या करता है? ये मास कवर कर रहा है। और वॉल्यूम कितना कवर कर रहा है? 83% कवर कर रहा है। कितना? 83% कवर कर रहा है। कितना कवर कर रहा है? 83% कवर कर रहा है। और ये किससे मिलकर बना है भाई? मेनली तो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। पर जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी इसमें आयरन कंटेंट क्या हो जाएगा? ऐड होता चला जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेप्थ। जितनी डेप्थ बढ़ेगी, मतलब ऊपर की तरफ सिलिका और मैग्नीशियम होगा, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम होगा, और जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा? सिलिका एंड आयरन, Fe होता चला जाएगा। ठीक है, पर मैग्नीशियम भी प्रेजेंट रहेगा। तो ध्यान रखना, सिलिका और मैग्नीशियम, एंड जैसे जैसे नीचे जाएगा तो वहां पर सिलिका को रिप्लेस करेगा और क्या आ जाएगा? सॉरी, सिलिका को रिप्लेस करेगा और क्या आ जाएगा? आयरन आ जाएगा। मतलब Fe प्लस Ma होता चला जाएगा डेप्थ के साथ साथ, गहराई के साथ साथ। एंड इसी के बाद आता है इसके नीचे कोर वाला पार्ट। तो 2900 से नीचे का जो भी पार्ट है वो कौन सा है? कोर का पार्ट है। किसका पार्ट है? कोर का पार्ट है। क्लियर? अब यहां पर इन्होंने 6400 लिख रखा है, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर किताब में आपको अलग अलग मिल जाएगा। मुझे जो बेस्ट पता है वो 6378 किलोमीटर है, तो आप वो लिख लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। कितना मास कवर करता है, कितना वॉल्यूम? तो 16% मास और 32%, सॉरी 16% वॉल्यूम एंड 32% मास क्या करता है? अर्थ का कवर करता है। इसकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी डेप्थ के साथ साथ। तो 5.5 से लेकर 13.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक क्या होगी? इसकी डेंसिटी होगी। और यहां पे आपको क्या मिलेगा? निकेल एंड आयरन मिलेगा। क्या मिलेगा? निकेल एंड आयरन मिलेगा। अब जरा आ जाओ इस वाली इमेज पर, देखो यहीं पर तुम क्या करोगे? सीधे सीधे लिखो। क्या? यहीं पर तुम सीधे सीधे लिखो। क्या? 2.8 से लेकर 3.0, ये क्या हो गया? आपकी डेंसिटी हो गई। ठीक है, फिर आ गया मेंटल वाला पार्ट। मेंटल वाले पार्ट में 3.3 ग्राम से लेकर कहां तक जाएगी डेंसिटी? 5.5 तक जाएगी। एंड यहां पर आओगे तो 5.5 से डेंसिटी कहां पे जाएगी? 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक जाएगी। तो इजी, याद रखने के लिए बहुत आसान तरीका है। अगर यहां पर बात करते हैं तो ये किससे बनकर बना है? सिलिका प्लस एल्युमिनियम से। ये वाला पार्ट किससे मिलकर बना है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। ये वाला पार्ट किससे मिलकर बना है? निकेल प्लस Fe। Fe बोले तो आयरन, Fe बोले तो आयरन। तो बात समझ में आई यहां पर? देखो इतने ही स्लाइड में पीछे की पूरी राम कहानी, ये पूरी रामायण, ये पूरी रामायण, ये पूरी रामायण सिर्फ और सिर्फ केवल एक सिंगल स्लाइड में ही आपकी खत्म हो जाती है। और उसी से आपका क्वेश्चन 100% बन जाएगा। सिर्फ उसी स्लाइड से एक आपके सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। इतना सब कुछ पढ़ने की आपको यहां पर जरूरत पड़ेगी ही नहीं, अगर तुमने इस वाली इमेज को अच्छे से दिल दिमाग में बैठा लिया तो। बात समझ में आई? अब देखो इसकी डिस्कंटिन्यूटी। अब ये डिस्कंटिन्यूटी होती क्या है? पहली चीज, आप कुछ मत करो, सिर्फ इस चीज को समझ लो, कोनार्ड। डिस्कंटिन्यूटी होती क्या है? किसी भी चीज की बीच में एक क्या आ जाना? डिवीजन आ जाना, एक गैप आ जाना। फॉर एग्जाम्पल आपने एक डब्बे में क्या किया? एक डब्बे में आपने क्या किया? यहां पर
चीनी भर दी, क्या कर दी, चीनी डाल दी, और इस चीनी के ऊपर आपने क्या किया, इस चीनी के ऊपर आपने क्या किया, अरे आ जा यार, इस चीनी के ऊपर आपने क्या किया, चावल डाल दिया, क्या किया, चावल डाल दिया। तो यहां पर एक लाइन बनेगी, इस जगह क्या होगी, एक लाइन बन गई, जिस लाइन को देखकर आप बता सकते हो कि इसके ऊपर चीनी है और इसके नीचे चावल है। तो इस लाइन को हमने क्या कहा, डिसकंटिन्यूटी कहा, क्या कहा, डिसकंटिन्यूटी कहा। तो अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सी है, कोनार्ड। फिर आती है मोहरविक, मोहरविक किसके बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, किसके, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। फिर आती है रेप्टाइल डिसकंटिन्यूटी बिटवीन अपर एंड लोअर मेंटल, बिटवीन अपर एंड लोअर मेंटल। फिर आती है गुटनबर्ग, बिटवीन मेंटल एंड आउटर कोर, बिटवीन मेंटल एंड आउटर कोर। फिर आती है लेमन बुलिन, बिटवीन इनर एंड आउटर कोर, बिटवीन इनर एंड आउटर कोर। अब ये चीज आप यहां पर देख लो इमेज के थ्रू, आराम से समझ में आ रही है आपको। यहां पे आती है आपकी कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, फिर आती है मोहरविक डिसकंटिन्यूटी, इसके नीचे एस्टोनिस्फीयर वाला पार्ट है। फिर आती है मेंटल वाली, अपर मेंटल लोअर मेंटल, कौन सी, रेप्टाइल डिसकंटिन्यूटी। फिर आती है लोअर मेंटल एंड कोर के बीच में, कौन सी, गुटनबर्ग। एंड फिर आती है इसके नीचे जिसको कहते हैं हम लोग लेहमन बुलिन। अब ये सारा का सारा डिवीजन हम लोगों ने कैसे समझा, द ऑल डिवीजन इज गिवन बाय सिस्मिक वेव्स। किसके से मिला हमको, सिस्मिक वेव से मिला। किससे मिला, सिस्मिक वेव से मिला। क्लियर, किससे मिला, सिस्मिक वेव से मिला। अरे रामायण याद नहीं कर रही, नहीं, इसीलिए तो तुम्हें शॉर्ट में बताया है। वीनस त्यागी, चलो अब ये तो पुराने डिवीजन थे। आजकल क्या किया गया, एक नया डिवीजन भी दे दिया गया है कि जो क्रस्ट वाला पार्ट है उसको लिथोस्फीयर कहेंगे, उसके बाद एस्थेनोस्फीयर कहेंगे, और जो मेंटल वाला पार्ट है उसे हम लोगों ने क्या, मेसोस्फीयर कहा है। क्या मीजो नहीं बोलना, मेसोस्फीयर बोलना है। क्या करना है, मेसोस्फीयर, ठीक है। एंड जो कोर वाला पार्ट है उसे हम लोगों ने ब्रेस्फीयर बोला है। क्या बोला है, ब्रेस्फीयर बोला है। तो ये चीज ध्यान रखना, जब भी आपसे यहां पर पूछे तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। वैसे लाइन हटा देता हूं तभी तुम्हें क्लियर दिखेगा, जब तुम्हारे पास ये पीडीएफ आएगा, अदरवाइज तुम्हें दिखेगा भी नहीं क्लियर, ठीक है। यहां पर ये तो अलग है, सॉरी। फाइनली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है, देखो हमारी जो पूरी की पूरी अर्थ है, हमारी जो पूरी की पूरी अर्थ है वो कैसे बनी है, कई सारे कॉन्टिनेंट्स के मिलने से बनी है। पर क्या मिलने से बनी है, नहीं, एक्चुअल में मिले तो पहले थे। अब हमारे कॉन्टिनेंट्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। एक पर्सन थे जिन्होंने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी, उनका नाम था अल्फ्रेड वैगनर। क्या नाम है बेटा, थ्योरी गिवन बाय, कौन पर्सन है, अल्फ्रेड वैगनर। क्या नाम है, अल्फ्रेड वैगनर। क्या नाम है, अल्फ्रेड वैगनर। अब ये जर्मनी का बंदा था, इसने बताया पहले सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ मिले हुए थे। कैसे थे, एक साथ मिले हुए थे। इन सारे कॉन्टिनेंट्स को हम लोग क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। क्या कहते थे, पेंजिया। एंड ये सारे कॉन्टिनेंट्स क्या हुए, अर्थ की रोटेशन, रेवोल्यूशन एंड इनर फोर्स की वजह से, अर्थ की इनर फोर्स, क्या, इनर फोर्स, इनर एंड आउटर, इस इनर एंड आउटर फोर्स की वजह से ये प्लैनेट्स क्या हो गए, अलग अलग होते चले गए। क्या होते चले गए, अलग अलग होते चले गए। अब अलग कैसे हुए, तो ये भी समझो। सबसे पहले ये क्या हुए, दो पार्ट में डिवाइड हुए। कितने पार्ट में, सॉरी, सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड हुए। कौन सा, एक लॉरेशिया और एक गोंडवाना। कौन सा, लॉरेशिया और गोंडवाना।
और इनके बीच में एक सी आया जिसका नाम था टेथीस। क्या नाम था? टेथीस सी आया। क्या आया? टेथीस सी आया। ये टेथीस सी वही है, इसको भी रिप्लेस किया जाता है। टेथीस सी रिप्लेस बाई, आगे चलकर रिप्लेस बाई, किसने रिप्लेस किया था टेथीस सी को? हिमालयन माउंटेन ने। किसने? हिमालयन माउंटेन ने। आगे चलकर ये और भी प्रॉपर कॉन्टिनेंट्स में क्या होगा? डिवाइड होगा। ये आपका क्या बना? इंडिया बना। आगे चलकर ये और डिवाइड हुए, इंडिया भी आगे की तरफ बढ़ने लगा। और जब ये और ज्यादा डिवाइड हुए, और ज्यादा आगे बढ़े, मतलब वही अर्थ की एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस की वजह से, तो ये क्या होगा? इस वाली कंडीशन में आ गए। तो ये जो कंडीशन है, अब इसको देखकर आप क्या बोलोगे? इसको देखकर क्या बोलोगे? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बोलोगे, हाँ या ना? ये क्या हो रहा है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रही है ना। कॉन्टिनेंट्स क्या हो रहे हैं? मूव कर रहे हैं ना, है ना। तो पहले क्या था? पेंजिया, फिर बने दो पार्ट, लॉरेशिया, गोंडवाना, इसमें से निकला टेथीस सी बीच में। टेथीस सी को रिप्लेस किया किसने? हिमालय ने। आगे चलकर अगर आप लोग देखोगे तो ये कंडीशन, अब हिमालय कहां पे बना है? यहां पर बना है, इस वाले पार्ट में बना है। हिमालय कहां पे बना है? इस वाले पार्ट में बना है। बात समझ में आई यहां पे, हाँ या ना? क्लियर है? अब देखो, तो यही थ्योरी किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक व्यक्ति थे जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने बताया था कि भैया नीचे जो मैग्मा है, अर्थ की जो इंटरनल फोर्सेस हैं, वो क्या कर रही है? इसके ऊपर इंपैक्ट डाल रही है। अर्थ के ऊपर क्या कर रही है? इंपैक्ट डाल रही है। उसी इंपैक्ट की वजह से क्या हो रहा है? ये सारे के सारे कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट्स क्या हो रहे हैं? शिफ्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? शिफ्ट हो रहे हैं। सालों बाद नहीं, सालों बाद नहीं, कई करोड़ों सालों के बाद, कई करोड़ों सालों के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा खिसक के ऊपर आएगा। ठीक है। और इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, ये काफी ठंडा हो जाएगा, पर काफी सारे सालों के बाद। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखो, तो अब वर्ल्ड में क्या हुई? कई सारी टेक्टोनिक प्लेट डेवलप हुई। इसकी वजह से क्या हुआ? टेक्टोनिक प्लेट का डेवलपमेंट हुआ। क्या बनी? टेक्टोनिक प्लेट्स बनी। इसकी वजह से क्या बनी बेटा? बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स बनी। ये टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है? आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, कभी दूर होती हैं, और इन सब की वजह से क्या होता है? बहुत सारे भूकंप आते हैं, बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं, बहुत सारे भूकंप आते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऑस्ट्रेलिया के आने से पहले अफ्रीका हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट कौन सी है? लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट मूविंग, फास्टेस्ट मूविंग प्लेट, लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट मूविंग प्लेट कौन सी है? पैसिफिक ओशन प्लेट है। इसका जो एवरेज मूवमेंट है वो क्या है? वो 12 से 15 सेंटीमीटर एनुअल है। क्या है? 12 से 15 सेंटीमीटर एनुअल मूवमेंट है। क्या है? एनुअल मूवमेंट है। तो ये सबसे पहली प्लेट हो गई। फिर हो गई कौन सी? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, फिर आ गई साउथ अमेरिकन प्लेट, फिर आ गई अफ्रीकन प्लेट, फिर आ गई यूरेशियन प्लेट, नीचे से आ गई इंडियन प्लेट, और नीचे यहां पे आ गई सेवंथ हमारी एंटार्क्टिक प्लेट। कौन सी? एंटार्क्टिक प्लेट। कई बार लोग बोलते हैं कि सर जापान में इतने ज्यादा अर्थक्वेक क्यों आते हैं? क्यों आते हैं जापान में इतने सारे अर्थक्वेक? जापान में इतने सारे अर्थक्वेक क्यों आते हैं? जापान में इतने सारे अर्थक्वेक इसलिए आते हैं बेटा, इसलिए आते हैं, ये रीजन है क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे कौन सा? फिलीपींस प्लेट है, यहाँ पर पैसिफिक ओशन प्लेट, यहाँ पर फिलीपींस प्लेट, और यहाँ पर यूरेशियन प्लेट। तो 3 टेक्टोनिक प्लेट से घिरा हुआ है जापान, जिसकी वजह से लगातार जापान में क्या आते हैं? भूकंप आते रहते हैं। क्या आते रहते हैं? भूकंप आते रहते हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा यहाँ पर थाईलैंड और ये वाला जो रीजन था, फिलीपींस, थाईलैंड और ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या है? भूकंप आए। उस भूकंप की वजह क्या थी? ये टेक्टोनिक प्लेट थी। इन दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में टकराना था। इन दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में टकराना था। अभी जो रिसेंटली आया है,
7.7 रिक्टर का। जो तुमने देखा था वो क्या है, इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में क्या था, कोलाइजन था। बात समझ में आई बेटा? अगर रिंग ऑफ फायर बोलो, देखो बोलना सही है, क्या नाम है, शुभम, शुभम बोलना सही है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा रीजन यहां से लेकर यहां तक ये रिंग ऑफ फायर है, रिंग ऑफ फायर है। बट अगर सही मायने में देखा जाएगा तो जापान कहां पर है, 3 कंडीशन में, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ। तो तीनों में से कोई सी भी प्लेट हिलेगी, कोई सी भी प्लेट कुछ भी हरकत करेगी तो भूकंप जापान में दिखेगा ही दिखेगा। और यही रीजन है कि कई बार जापान में 24 घंटे में 24 बार भूकंप आ जाते हैं, 24 घंटे में 24 बार भूकंप आ जाते हैं। ठीक है, अब रही बात म्यांमार, कई लोग कहेंगे सर बट म्यांमार की इतनी बुरी हालत क्यों है? म्यांमार की इतनी बुरी हालत इसलिए क्योंकि म्यांमार उन चीजों के लिए उतना तैयार नहीं था, है ना। म्यांमार उतना ज्यादा क्या नहीं था, तैयार नहीं था। दूसरा वहां पे मुनारकी, ठीक है। बाकी देशों में क्या हुआ, चीजों को मैनेज कर लिया। फिलीपींस में बिल्डिंग्स अच्छी थी, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा था, तो बच गया काफी कुछ, है ना। अब टेक्टोनिक प्लेट में कितने मूवमेंट होते हैं? देखो 3 तरीके के मूवमेंट है। एक है लेटेंट स्लाइड, मतलब एक दूसरे से ही इस तरीके से रगड़ के चलने वाली स्लाइड, इस तरीके से मूवमेंट जो होता है वो। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा और हमेशा क्या होंगे, आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे। दूसरा होता है कौन सी, स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग मतलब जब 2 प्लेट एक दूसरे से अलग होती हैं तो ऐसे में क्या होगा, आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे वोल्केनो। क्या मिलेंगे, वोल्केनो। दूसरा ये होता है जिसको हम लोग कहते हैं सबडक्शन। इसमें क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, तोड़ने लगती हैं। अब ऐसे में आपको दोनों चीजें देखने को मिलेंगी, वोल्केनो प्लस अर्थक्वेक। यही कंडीशन हमको कहां पे मिलती है, हिमालय में मिलती है। यही कंडीशन हमको क्या मिलती है, हिमालय में मिलती है। हिमालय में ये जो कंडीशन मिलती है, पर आप कहोगे सर आपने बोला वोल्केनो एंड अर्थक्वेक दोनों मिलते हैं, यहाँ पे वोल्केनो तो है नहीं। हिमालय में वोल्केनो इसलिए नहीं है क्योंकि हिमालय में जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो है। हिमालय में जो मूवमेंट है क्या है, बहुत ज्यादा स्लो है। तो हिमालय में मिलती जरूर है ये कंडीशन, बट क्या है, वेरी स्लो मूवमेंट। मूवमेंट कैसा है, बहुत ज्यादा स्लो है। कैसा है मूवमेंट, बहुत ज्यादा स्लो मूवमेंट है। बात समझ में आई, क्लियर? कौन कौन सी टेक्टोनिक प्लेट मिल रही है, अभी हम लोगों ने पीछे क्या देखा था, यहाँ पर इंडियन प्लेट, और यहाँ पर कौन सी है, यूरेशियन प्लेट। और हिमालय किसकी जगह पर आया है, यहाँ पर हिमालय किसकी जगह पर आया है, कौन सा सीता यहाँ पर, टेथीस सीता। बस दैट्स इट, सीधी सी बात है। फाइनली बात करते हैं हम लोग अर्थक्वेक के बारे में। किसके बारे में, अर्थक्वेक के बारे में। सिंपली अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, अर्थ पे होने वाला कोई भी वाइब्रेशन, अर्थ पे होने वाला कोई भी वाइब्रेशन क्या कहलाएगा, अर्थक्वेक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अर्थक्वेक कहलाएगा। सिंपल सीधी बात यहां पर यह भी है कि अगर आप किसी भी चीज को देखो, अगर आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, बगल से ट्रेन गुजर के जा रही है, प्लेटफॉर्म हिल रहा है, तो वो भी क्या एक तरह का अर्थक्वेक है, पर बहुत माइनर है, जिससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जब कोई मेजर इंपैक्ट पड़ता है ना, ऊपर से कोई बहुत बड़ा बम गिर गया, कोई बहुत बड़ा मेट्रॉइड गिर गया, नीचे अर्थ के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज आया, नेचुरल चेंज आ गया, कुछ ऐसा हो गया, तो उसकी वजह से जो इंपैक्ट पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। क्या करते हैं, अर्थक्वेक। इसी की एक बहन है, इसकी सिस्टर का नाम क्या है, सुनामी। क्या नाम है, सुनामी। मतलब क्या है, अर्थक्वेक कहां पर आएगा, ये अर्थक्वेक कहीं ओशियन या सी में आएगा। अगर ओशियन और सी में अगर ये अर्थक्वेक आता है तो हमको ये चीज देखने को मिलेगी कि सडनली जो अर्थक्वेक होगा उसकी वजह से क्या होगा, पानी ऊपर की तरफ उछलेगा, और वो पानी जो होगा वो क्या बन जाएगा, सुनामी का रूप लेगा। किसका रूप लेगा, सुनामी का रूप लेगा। किसका रूप लेगा, सुनामी का रूप लेगा। क्लियर है? अर्थक्वेक के टाइम पर कौन सी वेव्स चलती हैं, सिस्मिक वेव्स। कौन सी वेव्स, सिस्मिक वेव्स। अर्थ के अंदर
जो वेव्स चलती हैं उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, सिस्मिक वेव। तो ये कहां पर, अर्थ के इनर एरिया में चलती है ना, इनर अर्थ में हमको देखने को मिलती है। कहां पे, इनर अर्थ में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सिस्मिक वेव से हमको क्या मिलता है, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की जानकारी मिलती है, क्योंकि हम लोग अभी भी इस काबिल नहीं है कि अर्थ में इतना डीप जा सकें। क्लियर है। फाइनली सिस्मोग्राफ वो यंत्र है जिससे हम लोग क्या करते हैं, इसको टैली करते हैं, इसे मतलब नाप सकते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कई बार इस तरह की लाइनें बन रही होती हैं, इस तरह की लाइनें बन रही होती हैं। तो लाइनें क्या बता रही होती है कि अर्थ के अंदर कितना, किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है, और ये बने रहना जरूरी है। लाइनें आड़ी तिरछी रहती है, इसका मतलब अर्थ के अंदर मूवमेंट तो हो रहा है। अब जिस भी जगह पर अर्थ को एक आएगा, जो भी फोकस पॉइंट होगा, इसे हाइपोसेंटर या फोकस पॉइंट बोलेंगे हम लोग, और जिस सरफेस पर ये हिट करेगा वो सरफेस क्या होगा, एपिसेंटर। इट मींस मान लो जमीन के दो टुकड़े, जमीन पूरी ऐसे दिख रही है आपको साबुत, पर साबुत जमीन के अंदर क्या है, नीचे दो डिवीजन है। क्या डिवीजन है, और ये जो डिवीजन है ना, ये जब आपस में टकराते हैं, ये जो डिवीजन जब आपस में टकरा रहे हैं इस जगह पर, तो जिस जगह पर टकराए वो जगह कौन सी थी, वो था आपका कौन सा, हाइपोसेंटर। और जिस जगह पर वेव्स निकल कर आ गई ऊपर सरफेस पे टकराई, ये जगह कौन सी बन गई, आपका एपिसेंटर। तो ये पॉइंट कौन सा है, आपका एपिसेंटर। और जो नीचे ये पॉइंट है, ये कौन सा है, आपका हाइपोसेंटर है, या फिर जिसको आप लोग कहते हो फोकस पॉइंट कहते हो। क्या कहते हो, फोकस पॉइंट कहते हो। क्लियर। इंडिया इज प्रिपेयर फॉर दिस काइंड ऑफ डिजास्टर। यस, इंडिया काफी हद तक इन डिजास्टर से लड़ने के लिए तैयार है, पर मैं नहीं चाहता कभी ऐसा कुछ हो, पर हाँ इंडिया काफी हद तक तैयार है। इंडिया काफी हद तक तैयार है। हाँ, अब जैसे भुज जैसा कुछ बड़ा सडन हो जाए या सुनामी जैसा कुछ बड़ा हो जाए, तो नो डाउट ये एक ऐसी कंडीशन है कि आप कितनी भी तैयारी करके रखो, नुकसान बहुत बड़ा होता है। ठीक है, बट अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा उड़ीसा में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे काम किए हैं। उड़ीसा में जितने भी साइक्लोन्स आए, जितने भी चक्रवात आए हैं, उन सभी से लोगों को बहुत अच्छे से उन्होंने क्या किया, प्रोटेक्ट किया, बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं ये कहूंगा कि इट ऑल डिपेंड ऑन गवर्नमेंट और देयर पॉलिसीज, कि हमारी गवर्नमेंट कैसी है और वो किस तरह की पॉलिसी बना रही है। एट प्रेजेंट गवर्नमेंट इसको केवल एक नॉर्मल चीज की तरह लेकर नहीं देख रही, लगातार हम लोगों ने इस तरह की चीजों को झेला है, देखा है, तो हमको पता है कि यार ये चीज आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, नेचुरल डिजास्टर। और नेचुरल डिजास्टर सिर्फ नेचुरल नहीं रहा है, आज के टाइम पर जो नेचुरल डिजास्टर है वो ह्यूमन डिजास्टर बन चुके हैं, है ना, मैन मेड डिजास्टर बन गए हैं। अब वो कैसे बने हैं मैन मेड डिजास्टर, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए हमको आज के टाइम पर क्या रहना पड़ता है, शुरू से ही प्रिपेयर रहना पड़ता है। हम अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उस कंस्ट्रक्शन में भी हमको पहले से तैयार रहना पड़ता है कि क्या पता क्या हो जाए। तो आज के टाइम पर इंडिया अपने आप को इन चीजों के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है। एंड नो डाउट कभी कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो नुकसान तो होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो, आप कितने ही तैयार क्यों ना हो, पर नुकसान तो होता ही है। ठीक है, आज के टाइम पर अमेरिका इतना डेवलप है, चाइना इतना डेवलप है, इतना डेवलप होने के बावजूद भी यूरोप इतना डेवलप है, इतना डेवलप होने के बावजूद भी अगर वहां पर छोटी मोटी भी दुर्घटना हो जाती है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। हम लोगों को सुनने को नहीं मिलता, पर चाहे अमेरिका में जब भी कोई बहुत बड़ा साइक्लोन या हरिकेन आता है तो बहुत से लोग मारे जाते हैं, बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, गवर्नमेंट फिर वापस से रिकंस्ट्रक्ट करती है। अमेरिका में तो साइक्लोन्स और ये सब चीजें नॉर्मल है, कॉमन है, आती रहती हैं। लोगों ने अपने घरों के अंदर बंकर्स और वो सब बना रखे हैं, खाना वो लोग इकट्ठा करके रखते हैं हमेशा से, शुरुआत से, कि उनको पता कभी भी साइक्लोन आ जाएगा। तो हमारे यहाँ भी ऐसी कंडीशन नहीं है, हमारे यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं है, बट हाँ हमारी गवर्नमेंट इसके लिए अभी भी क्या कर रही है, लगातार तैयारियां करती रहती है। फाइनली देयर इज अ 3 टाइप्स ऑफ वेव्स, 3 तरीके की वेव्स होती हैं। कौन कौन सी हैं, वैसे 4 हैं बट 3, पी वेव्स, एस वेव्स एंड सरफेस वेव्स। कौन सी, सरफेस वेव्स। सबसे पहले पी वेव्स। पी वेव्स के बारे में बात करें तो ये कौन सी है, प्राइमरी वेव्स। कौन सी है, प्राइमरी, क्या लिखा हुआ है, पी वेव्स एंड प्राइमरी वेव्स।
इसके बारे में अगर बात करें तो ये क्या है, सबसे इनिशियल सबसे शुरुआती वेव्स होती हैं। कैसी होती है, सबसे शुरुआती, और इनकी जो स्पीड होती है वो होती है 8 किलोमीटर पर सेकंड। कितनी, पर सेकंड। फिर आती है एस वेव्स। एस वेव्स की जो स्पीड होती है वो 4.5 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। अब देखो कई जगह पर ना ये जो फिगर्स होते हैं थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर दिए जाते हैं, उससे परेशान मत होना, मैं एक एवरेज स्पीड आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एंड फिर आती है सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लव वेव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लव वेव कहते हैं। लव वेव की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 1.5 से लेकर 2 किलोमीटर पर सेकंड। अब ये बताओ इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी होती है, इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी होती है, जरा जल्दी से बताओ। हाँ भाई, इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी होती है, पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स। इसमें एक वेव और भी बताई गई है, वो कौन से, रेडिकल वेव्स। ये वेव्स सरफेस के अपर सरफेस पे पैदा होना क्या होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए एक बहुत बड़ा झटका चाहिए कि हमारी जो सरफेस है, जो लैंड है, वो इस तरीके से हो जाए। और ऐसा कब होता है, जब ऊपर से कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड आकर टकरा जाए, कोई बहुत बड़ा बम गिरे, तब हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो कौन सी है, लव वेव्स, सरफेस वेव्स। मोस्ट डेंजरस, क्या है, मोस्ट डेंजरस वेव्स हैं। क्यों है मोस्ट डेंजरस, भाई सीधी सी बात है, नाम में क्या लिखा है, और दूसरी चीज कहां पे चल रही है, सरफेस पे चल रही है। सारी ह्यूमन एक्टिविटीज कहां पे हो रही हैं, सरफेस पे हो रही हैं। सारी ह्यूमन एक्टिविटीज कहां पे हो रही हैं, सरफेस पे हो रही हैं। तो नुकसान भी कहां पर होगा, सरफेस पे होगा। तो भाई सीधी सी बात है, प्यार वाली तरंगे, लव वेव्स, चाहे दिल पर चलें चाहे जमीन पर, नुकसान होना ही है। ठीक है, तो एल वेव्स मतलब लव वेव्स, और लव वेव्स चाहे छाती पर चले तुम्हारी और चाहे जमीन पर लौटे, नुकसान होगा ही होगा। ठीक है, नुकसान होगा ही होगा। वो भी आई थी धीरे से धोखा देकर चली गई, पता चला नहीं पता चला। सेम ऐसी ये भी आती हैं, धीरे से हलचल मचाती हैं और चली जाती हैं, और आपकी बिल्डिंग धड़ाम से नीचे गिर जाती है। आपको लग रहा है कि इनकी स्पीड स्लो है, पर सरफेस के हिसाब से देखा जाए तो ये स्पीड बहुत ज्यादा है, ये बहुत ही ज्यादा है। बात समझ में आई, ये बहुत ही ज्यादा है। क्लियर है, जज्बाती तो होना पड़ता है, क्या करूं यार, कभी तो याद आएगी ना कहीं तो याद आएगी उसकी, कहीं ना कहीं तो आंसू निकलेंगे ना, कभी तो एहसास होगा ना कि हाँ यार झटका तो लगा था, जिंदगी में भूकंप तो आया था। तो फिर लोग तो कहते हैं आंधी सी आई, मैं तो फिर भी चलो भूकंप सी बता रहा हूं भाई। पर हाँ भूकंप तो था भाई, वो कसम से, कुछ भी कहो भूकंप तो थी। अरे यार तुम्हारे पास मौका है पायलट बनने का, मेरे पास अब वो मौका नहीं है ना। तुम्हें तो हंसी आ रही है, मेरे से पूछो, इन आंखों में खुशी दिख रही है, चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही है, पर भाई दिल से पूछोगे तो सच में रोना निकलता है। ठीक है, चलो सबसे बड़ी बात क्या, अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, बेस्ट लक नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम कौन सा, अगला जन्म लेकर आऊंगा क्या, हैं, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी अगले जन्म में जाकर, हैं? चलो फाइनली सबसे पहले जल्दी से, सबसे पहले हमारा क्या है, ये वाला पार्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग इसे, रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। ये जो रिंग ऑफ फायर वाला रीजन है ना, यहीं पर क्या होते हैं, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। क्या आते हैं, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। दूसरा एक और पार्ट है जिसे कहते हैं हम लोग अल्पाइन हिमालयन बेल्ट। क्या कहते हैं, अल्पाइन हिमालयन बेल्ट, ये वाला पार्ट अभी यहीं पर आया ना, म्यांमार, ये वाला पार्ट वही है ना, अल्पाइन हिमालयन बेल्ट। यहाँ पे क्या है, अल्पाइन माउंटेन है, यूरोप में क्या है, अल्पाइन माउंटेन, और इंडिया में क्या है, हिमालयन बेल्ट। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है क्या उनसे
अल्पाइन हिमालयन बेल्ट वाला पार्ट है, और यहाँ पर भी छोटे मोटे भूकंप हमको देखने को मिलते हैं। बट सबसे ज्यादा डेंजरस यही वाला रीजन है। क्या है? मोस्ट डेंजरस यही वाला रीजन है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी रीजन में है। सबसे ज्यादा आबादी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी रीजन में। यहां पर कुछ भी बड़ा हो गया तो दुर्घटना बहुत बड़ी है। फिर आता है यहां पर मिड अटलांटिक रिज। यहां पे सबसे ज्यादा लेस क्या होता है? प्रॉब्लम्स, क्योंकि यहां पे कोई इतना बड़ा भूकंप आता नहीं, आ भी जाता है तो वो यहां तक इतना पहुंच नहीं पाता, इतना बड़ा इंपैक्ट डाल नहीं पाता। तो सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं यहां पर यहां पे सबसे ज्यादा होता है डिस्ट्रक्शन। यहां पे क्या होता है? सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। अब देख लो जरा, यहां पर हम लोगों ने वैसे बता रखा है। तो सबसे पहले पैसिफिक ओशन में कितने आते हैं? 81% रीजन में क्या आता है? अर्थक्वेक, मतलब 81% अर्थक्वेक यहां पे देखने को मिलते हैं। इसे रिंग ऑफ फायर भी हम लोग क्या कहते हैं? बोलते हैं। यहां पे क्या हो रहा है? प्लेट्स का सबडक्शन हो रहा है, आपस में कहीं प्लेट टकरा रही हैं, कहीं पर एक दूसरे से दूर हो रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वॉल्केनोज भी देखने को मिलते हैं। फिर आता है अल्पाइन हिमालयन बेल्ट। ठीक है, ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट की खास बात क्या है कि ये पूरे के पूरे यूरोप से चल के जाती है और जावा सुमात्रा तक जाती है। कहां तक जाती है? जावा सुमात्रा तक जा रही है। तो पूरे हिमालयन बेल्ट को कवर करिए। यहाँ पे 17% तक क्या होते हैं? अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। ठीक है, और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव रीजन है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। एंड फिर आता है हमारा थर्ड पार्ट। अगर थर्ड पार्ट के बारे में बात करें तो मिड अटलांटिक है, और ये बहुत ज्यादा डीप है समुद्र में, और इतनी डीपनेस होने की वजह से यहाँ पे कोई खास इंटरवेंशन होता नहीं ह्यूमन से, तो इंसान यहाँ पे बचे रहते हैं। अगर हम लोग मैपिंग करते हैं, किसकी? अर्थक्वेक की मैपिंग करते हैं, तो इंडिया में अर्थक्वेक की जो सिस्मिक जोन्स है उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसको क्या कर दिया हमने? रिमूव कर दिया। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे भूकंप ना आ सके, इसलिए हर पार्ट में कहीं ना कहीं भूकंप देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा एक्टिव बेल्ट कौन सी है इंडिया की? हिमालयन बेल्ट। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूं, लगातार बता रहा हूं। हिमालय में भूकंप क्यों आते हैं, क्यों देखने को मिलते हैं, अब देख लो। सबसे ज्यादा हाईली रिस्की जोन कौन सा है? ये रेड वाला जोन है। कौन सा? ये वाला रीजन, जम्मू कश्मीर का रीजन। यहाँ पे आओगे तो ये हिमाचल और जम्मू कश्मीर का रीजन, यहाँ पे आओगे तो उत्तराखंड का रीजन, यहाँ पे आओगे तो बिहार का रीजन, यहाँ पे आओगे तो नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा हमारा इसी में आता है। क्लियर? एंड इसके अलावा हमारा अंडमान एंड निकोबार वाला रीजन। फिर आता है हमारा फोर्थ जोन, जो हाई रिस्क जोन है। ये हमेशा सबसे वेरी वेरी हाई रिस्क की जोन के आसपास का रीजन होगा। एक तरह से देखा जाए हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया लगभग इससे कवर्ड है। एंड फिर आता है मॉडरेट रिस्क जोन, एंड फिर आता है सबसे लास्ट सबसे लो रिस्क जोन। लो रिस्क जोन अब जैसे ये है, ये वाला आप रीजन देखोगे, अगर ये वाला रीजन देखो तो ये रीजन कौन सा है? ये छोटा नागपुर वाला रीजन है। क्या यहाँ पे भूकंप नहीं आता? अरे आ सकता है भाई। छोटा नागपुर में आज के टाइम पर हम लोग इतनी ज्यादा माइनिंग कर देते हैं, इतना सब कुछ इंटेंस माइनिंग करते हैं कि ऊपर से जमीन नीचे धंस जाती है। अब ऊपर से अगर जमीन नीचे धंस जाएगी तो क्या होगा? क्या होगा? भूकंप आएगा। बेटा उसको बोलते हैं अल्पाइन ही है, वो लिखा उन्होंने अल्पाइड है, पर उसे अल्पाइन ही बोल रहा था। अल्पाइन जो माउंटेन रेंज है उसके नाम से नाम है। ठीक है, लिखने के लिए वो लोग अल्पाइड बोल देते हैं, पर अल्पाइन आप बोलोगे। क्लियर? क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना। इंडिया ऑलमोस्ट 59% ऑफ इंडिया का मास कैसा है? हाईली रिस्की जोन में। टाइप ऑफ अर्थक्वेक कौन कौन से हैं? सबसे बड़ी चीज, सबसे पहले टेक्टोनिक, जो कि बेसिक है। कोई भी मूवमेंट होता है अर्थ में, इंटरनल मूवमेंट होता है, तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आ सकते हैं। दूसरा आता है कौन सा? वॉल्केनिक। वॉल्केनिक बोले तो जब भी कोई वॉल्केनिक मूवमेंट होगा, कोई ज्वालामुखी फटेगा, इरप्शन होगा, तो उसके आसपास की जमीन क्या होगी? हिलेगी। क्योंकि वॉल्केनो जब निकलता है तो नॉर्मल नहीं, एकदम भड़ाम से निकलता है पूरे फोर्स के साथ। फिर आता है निपात। निपात मतलब फॉल। जब आप इंटेंस माइनिंग करते हो तो माइनिंग की वजह से क्या होता है? जो लैंड होता है वो क्या होता है? कोलैप्स कर जाता है। क्या हो जाता है? कोलैप्स कर जाता है। उसके कोलैप्स करने से यहाँ पे क्या होता है? अर्थक्वेक देखने को मिलता है। फिर आता है एक्सप्लोसिव अर्थक्वेक। कौन सा? एक्सप्लोसिव, विस्फोटक। इस अर्थक्वेक की खास बात क्या है बेटा? इस अर्थक्वेक की खास बात यह है, इस अर्थक्वेक की खास बात यह है कि ये एक्सप्लोजन या न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से हो सकता है। कि आपने कोई न्यूक्लियर वेपन
डाल दिया, उसकी वजह से, जैसे आपने सुना होगा किम जोंग उन ने एक बॉम्ब चेक किया था, उसकी वजह से 4.4 रिक्टर का अर्थक्वेक आया था, इंडिया तक महसूस हुआ था। इंडिया में वॉल्केनो, हाँ बिल्कुल है इंडिया में वॉल्केनो, अभी देखेंगे वॉल्केनो, चिंता मत करो। फिर आते हैं हमारे रिजर्वायर्स, कि अगर कोई बहुत बड़ा डैम क्या हो गया, कोलैप्स कर गया, कोई बहुत बड़ा डैम अगर कोलैप्स कर गया तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है। अब अर्थक्वेक को नापने के लिए हम लोग जिस स्केल का यूज करते हैं, अब दो चीजों का यूज करते हैं। एक यूज होता है रिक्टर स्केल का, किसका, रिक्टर स्केल का, और एक होता है मार्केली का, किसका, मार्केली स्केल का। हम लोग जो नॉर्मली देखते हैं वो रिक्टर स्केल, क्यों, क्योंकि ये बताता है मैग्नीट्यूड, क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। और मार्केली स्केल ये क्या बताता है बेटा, वेलोसिटी बताता है। क्या बताता है बेटा, वेलोसिटी बताता है। बात समझ में आई, हाँ कि ना, क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। क्लियर है, हाँ बिल्कुल, इंडिया में एक ही है, और वो सॉरी दो हैं, और वो अंडमान में है, एक एक्टिव है और एक इनएक्टिव है। अब बात करते हैं हम लोग वॉल्केनोज के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, वॉल्केनो के बारे में, कि वॉल्केनो हमसे क्या कह रहा है। क्लियर है, एक सेकंड। चलो, सॉरी फॉर दिस। हाँ भाई, फाइनली वॉल्केनो, वॉल्केनो के बारे में बात करते हैं। अब वॉल्केनो है क्या, ये मैं आपको वही बता रहा था, हमारा सरफेस नीचे की तरफ क्या, मैग्मा चैम्बर, सेम ऐसे ही बनाया था, सेम वही मैग्मा, वही चीज है। अब मैं इसको जल्दी से तुम्हें बनाकर बता देता हूं, ताकि तुम लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। देखो, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है आपका, मैग्मा चैम्बर, और नीचे वाला जो पार्ट है ये क्या है आपका, एस्थ्रोस्फीयर। क्या है बेटा, एस्थ्रोस्फीयर। जब बहुत ज्यादा हाई प्रेशर, क्या लगा, हाई प्रेशर, और जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर लगेगा तो मैग्मा कहां पर आएगा, ऊपर की तरफ पुश होगा। जब ऊपर की तरफ पुश होगा तो यहां पर भी क्या लगेगा, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लगेगा, तो मैग्मा कहां आएगा, बाहर आएगा। और जब मैग्मा बाहर आएगा तो क्या होगा, सरफेस पे दिखाई देगा। कहां पे दिखाई देगा बेटा, सरफेस पे दिखाई देगा। कहां पे दिखाई देगा, सरफेस पे दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, सर जैसा आप बना रहे हो बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा। क्या किसी को कोई शक, क्लियर है। अब ये जो कंडीशन बनी, यहां पे बना है क्या, वॉल्केनिक होल। ये क्या है, होल, किसका, वॉल्केनो का होल। ये जो जगह है इसे क्या बोलेंगे, वॉल्केनिक वेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, वॉल्केनिक वेंट बोलेंगे। वेंट मतलब बोले तो नली। ये क्या है, वॉल्केनिक कोन है। क्या है, वॉल्केनिक कोन है। ठीक है, वॉल्केनो जब ब्लास्ट होता है, वॉल्केनो जब ब्लास्ट होता है तो उससे क्या होता है, एक क्लाउडेड सरफेस बनता है। तो यहां पे एक क्या बना, क्लाउड बन गया बहुत बड़ा। इस क्लाउड को हम लोग क्या बोलेंगे, इस क्लाउड को हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें क्या होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले इस क्लाउड को क्या बोलेंगे, इस क्लाउड को हम लोग बोलेंगे वॉल्केनिक बॉम्ब। क्या बोलेंगे, वॉल्केनिक बॉम्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, वॉल्केनिक बॉम्ब कहेंगे। इस वॉल्केनिक बॉम्ब में सबसे पहली चीज क्या होती है, वाटर वेपर होते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वाटर वेपर्स होते हैं। वाटर वेपर्स के अलावा इसमें मैग्मा भी होगा,
इसमें गैसेस भी होंगी, इसमें डस्ट भी होगी, इसमें एशेस भी होंगी, ये सारी चीजें होंगी, ये सारी चीजें, और कुछ रॉक्स भी होंगी। क्या होंगी? कुछ रॉक्स भी होंगी। ये क्या है? हमारा सरफेस है। ये क्या है? हमारा सरफेस है। क्या है? हमारा सरफेस। अब जो बाहर आया है वो क्या बना? मैग्मा। तो मैग्मा कहां फ्लो कर रहा है? इस तरीके से फ्लो कर रहा है। यहां पर इस तरीके से क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो मैग्मा जो फ्लो कर रहा है, जब तक ये अंदर था तब तक मैग्मा, जब ये बाहर आ गया तो बाहर आने के बाद हमने इसको क्या बोला? बाहर आने के बाद इसको क्या बोला? लावा बोला। क्या बोला? लावा बोला। क्या बोला? लावा बोला। इसी लावा को अपन क्या कहते हैं? इग्निशियस रॉक कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? इसको हम लोग इग्निशियस रॉक कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इग्निशियस रॉक कहेंगे। इसी लावा को हम क्या कहेंगे? इग्निशियस रॉक कहेंगे। बात समझ में आई? क्लियर है? हाँ कि ना? अरे हाँ या ना? बात समझ में आई? क्लियर है? क्लियर है? हाँ या ना? किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? क्या लिखा है भाई? चलो, बहुत बढ़िया। नहीं, वॉल्केनो देखो, वॉल्केनो के लिए हमें पता, देखो सीधी सी बात है, वॉल्केनो का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉल्केनो फट सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत अंदाजा लग सकता है वॉल्केनो के बारे में, बट अर्थक्वेक का पता नहीं चल सकता। ठीक है, अर्थक्वेक का पता नहीं चल सकता। वॉल्केनो का अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ, उसके माउथ से लगातार गैसेस निकल रही हैं, ऐसा कुछ चीज निकल के बाहर आ रही है, तो हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, शायद बेबी वॉल्केनो फटने वाला है या ब्लास्ट होने वाला है, कोई हैवी ब्लास्ट हो सकता है, अंदाजा लगा सकते हैं। बट अर्थक्वेक का कोई भी कैलकुलेशन नहीं, अर्थक्वेक का नहीं पता लगा सकते। ये चीजें समझ में आ गई तुमको? पहली चीज तो जितनी चीजें यहां पे बताई गई हैं, एशेस, गैस, फ्लेम कैसे निकल के आ रही हैं सरफेस पे, सीधा सिंपल सा एक नेचुरल होल से निकल के आ रही हैं, वो आपको पता चल गया। नेचुरल होल कहां पर है? यहां पर है, और यहीं से निकल के बाहर आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से यहां पर, यहां से बाहर। क्लियर? सीधी सिंपल सी बात। क्या किसी को कोई डाउट? अब देखो, हम लोग कई बार बात करते हैं, या तुम में से जो लोग इंजीनियर है उनको पता होगा, हम जब भी बात करते हैं रॉक्स के बारे में, तो रॉक्स का मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड किया जाता है। रॉक्स का मेल्टिंग पॉइंट किसके बाद आता है? 800 डिग्री के बाद आता है, और यहां पे वही लिखा हुआ है 800 डिग्री टू 1300 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब देखो, यहां पर वही सेम चीज रिप्रेजेंट की गई है, मैग्मा चैम्बर, और ये सरफेस पे। बहुत सीधा सिंपल सा बताया गया, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना पता हो। क्लियर है? सिंपल सी बात, बस इतना है कि यहाँ पे इमेज में और लिख लिख कर बोल रखा है, आपको यहाँ पर कुछ भी करना नहीं पड़ा, सारी चीजें एक ही इमेज में आपको समझ में आ गई तसल्ली से। चलो, फाइनली जब वॉल्केनिक ब्लास्ट होता है तो 99% जो चीजें होती हैं वो क्या सी होती हैं? गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन गैस मॉलिक्यूल्स में भी सबसे ज्यादा जो होते हैं वो क्या होते हैं? वाटर वेपर्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, 1% अदर चीजें होती हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड अदर माइनर गैसेस यहां पर क्या देखने को आपको मिलती हैं। सेम वही चीज आपको दिखा रखी है, वोल्केनिक बॉम्ब, ठीक है, वोल्केनिक क्लाउड, वही सेम सारी की सारी चीजें आपको यहां पे दिखा रखी हैं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज है, फ्यूमा रूल्स। फ्यूमा रूल्स क्या होते हैं? कई जगह पर जो अर्थक्वेक होता है उसके आसपास के रीजन में छोटे छोटे क्या हो जाते हैं? गड्ढे हो जाते हैं, जहां से लगातार चिमनी या गैस निकलती रहती है ना, इनको हम लोग बोलते हैं फ्यूमा रूल्स। ये क्या होते हैं? ये एक तरह का इंडिकेटर होते हैं। क्या होते हैं?
एक तरह का इंडिकेटर होते हैं। किसका? वॉल्केनिक ब्लास्ट का। किसका इंडिकेटर होता है? वॉल्केनिक ब्लास्ट का इंडिकेटर होते हैं। वॉल्केनिक बेल्ट कौन कौन सी है? 4 वॉल्केनिक बेल्ट है। सबसे पहले पैसिफिक ओशन बेल्ट। कौन सी है? पैसिफिक ओशन बेल्ट, जिससे हम लोग रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। अराउंड देखा जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉल्केनोज हमको यहीं पर देखने को मिलता है, करीब करीब 68% तक। दूसरा आता है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। कौन सी है? मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ठीक है, जहां पे हमको ट्राम वैली, ठीक है, वर्सवाइरसा, एटना जैसे क्या वॉल्केनो देखने को मिलते हैं। फिर आता है मिड अटलांटिक बेल्ट, जहां पे 10% ऑफ वॉल्केनो देखने को मिलते हैं। एंड फिर आता है ईस्ट अफ्रीकन बेल्ट। ये सबसे न्यूएस्ट बेल्ट है, सबसे ज्यादा कैसी है? न्यू बेल्ट है। अब यहां पर देख लो रिंग ऑफ फायर, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये क्या है? रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। किसका पार्ट है? रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। फिर आता है हमारा कौन सा? मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। तो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट कौन सी आ रही है? यहां से आ रही है, और ये आगे की तरफ जाएगी पर हिमालय तक नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि हिमालय में मूवमेंट बहुत ज्यादा कैसा है? स्लो है। तो यहां पर मिड कॉन्टिनेंटल, मिड कॉन्टिनेंटल क्योंकि ऊपर की तरफ यूरोप है और नीचे की तरफ अफ्रीका, तो इन दोनों के बीच में है सेकेंड बेल्ट। फर्स्ट बेल्ट ये हो गई, सेकेंड बेल्ट यहां पे आ गई। अब यहां पे आता है कौन सा? एक और बेल्ट। कौन सी? ये वाली बेल्ट। ये जो बेल्ट है यहां पर भी बहुत लेस क्या आपको अर्थक्वेक वॉल्केनो देखने को मिलेंगे, जो हैं वो बहुत ऊपर या नीचे की तरफ आपको दिखते हैं। अब आती है एक न्यू बेल्ट यहां पर। अफ्रीका का ये वाला जो पार्ट है, अभी तुम लोग जो बार बार कमेंट कर रहे थे अफ्रीका का बताओ सर, अफ्रीका का बताओ, वो ये वाला पार्ट है। अफ्रीका का ये वाला पार्ट क्या हो रहा है? अफ्रीका से सेपरेट हो रहा है, अलग हो रहा है। और ये अलग होकर क्या इस तरफ मूव कर रहा है। इस तरफ मूव करेगा तो कहां जाएगा? इंडिया से आकर टकराएगा। तो जहां पे आज के टाइम पर वेस्टर्न घाट है, आपके शायद कई हजारों जन्म के बाद आपको कोई जन्म मिलेगा जहां पे आप ये सब चीजें देखोगे। अर्थ पर जो हमारा वेस्टर्न घाट है वहां पे माउंटेन्स बहुत ज्यादा ऊंचे हो जाएंगे। बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे? ऊंचे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे बहुत ज्यादा ऊंचे? उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये जो बेल्ट है ये क्या होगी? आगे की तरफ मूव करेगी और उससे आकर टकराएगी और वहां पे माउंटेन्स का फॉर्मेशन करेगी। और ये जो माउंटेन्स होंगे ये हिमालय से भी बहुत ज्यादा क्या होंगे? बड़े होंगे। हिमालय से भी क्या होंगे? बहुत ज्यादा बड़े होंगे। ध्यान रखना। टाइप ऑफ वॉल्केनो कौन से होता है? एक होता है एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो जो हमेशा कुछ ना कुछ क्या करते रहे? इरप्ट करते रहे, हमेशा बाहर निकालते रहे, जिनके माउथ पर, जिनके ऊपर जो क्रेटर रीजन होता है, ठीक है, वहां से कुछ ना कुछ निकलता रहे, कुछ ना कुछ धुआं, कुछ ना कुछ निकलता रहे, उसको कहेंगे हम लोग एक्टिव। फिर आते हैं डोरमेंट। डोरमेंट 5-10 साल में कभी कभार फटते हैं। तो इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे आप लोग? बताओ भाई। बैरन। और इंडिया का डोरमेंट कौन सा है? कौन सा? नारकोड्डम। फिर आता है डेड वॉल्केनो। डेड वॉल्केनो की बात करें तो ये कैसी कंडीशन में? जो कभी इरप्ट ही नहीं होते, डेड हो गए हैं, कंप्लीटली क्या हो चुके हैं? खत्म हो चुके हैं। इंडिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है इंडिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं। इंडिया का तब ईस्टर्न वाला जो पार्ट है, इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है ना, वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंडिया के एटमॉस्फेयर इन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तब वो। हाँ, पर जो मानसून है ना वो इंडिया में उस तरीके से एंटर नहीं करेगा। तब हम लोग डिपेंड हो जाएंगे माउंटेन्स के रेनफॉल के ऊपर। किसके ऊपर? माउंटेन्स के रेनफॉल के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एक टाइम पर सरस्वती गायब हुई है, वैसे ही एक टाइम के बाद कुछ, मगर वैसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इंडिया अगर मूव करेगा तो ऊपर जो माउंटेन्स हैं, हिमालय, वहां से पानी तो लगातार आता रहेगा, पर पानी की बहुत कमी हो जाएगी नॉर्थ इंडिया की तरफ। बैरन आइलैंड एक्टिव है, नारकोड्डम। डोरमेंट है, कौन सा है? बैरन आइलैंड एक्टिव वॉल्केनो है, नारकोड्डम डोरमेंट वॉल्केनो है। फिर आता है कौन सा है? बेरतंग। बेरतंग कौन सा है? मड वॉल्केनो है। कहां पर? अंडमान निकोबार। ये उतना ज्यादा इसमें फोर्स नहीं मिल पा रहा, इसलिए केवल पानी निकालता रहता है, उबलता हुआ पानी बाहर फेंकता रहता है, और साथ में कीचड़ होता है। फिर आता है कौन सा? धोंधर, जो कि गुजरात में है, एंड धोसी हिल जो कि आपके हरियाणा में। ये कैसे? डेड वॉल्केनो है। कैसे? डेड वॉल्केनो है। कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको अपना घर पे आप लोग अटेम्प्ट करना जरा और बताना मुझे क्या आंसर लगाया तुमने। लेमन डिस्कंटिन्यूटी कहां पर होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग
लेयर लिक्विड फॉर्म, कौन सी इसमें से लिक्विड फॉर्मेट में है, ठीक है। विच एलिमेंट इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, कौन सा है। चलो, तो फिलहाल आज के लिए आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास आपकी मैथ की, शायद में भी इंतजार में होंगे सर आपके, या किसकी आज मैथ की है, किसकी है। बाकी किसी को भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना चाहते हो, टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल हूं, ठीक है। पर ग्रुप में हाहाकार मत मचाना, डायरेक्टली मुझको मैसेज कर देना, ठीक है। डायरेक्टली मेरे से क्वेश्चन पूछ लेना, कोई भी डाउट आए, ठीक है। क्लियर है। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग टेलीग्राम पे डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो। इंग्लिश, अच्छा इंग्लिश की है, ओके। तो टेलीग्राम चैनल सबको पता है क्या करना है, सिर्फ लिखना है लोकेश सर, तो मेरी शक्ल दिख जाएगी तुम्हें, लोकेश सर लिखोगे मेरी शक्ल दिख जाएगी, ज्वाइन कर लेना। क्लियर है। पूछेंगे सर, पूछेंगे। आईडी बता दो, बता तो दी भाई, सांची। हाँ चलो, ऑल गुड। किसी को कोई शक, कोई समस्या, कोई संशय। शेखावत जी आते रहिए, ऐसे ही और भी नाइस क्लास आपको मिलती रहेंगी। ग्रेट। हाँ, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहां पे, कविता ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा थोड़ी देर बाद एप्लीकेशन पर ही। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।